हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने घरों पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आई होप कि आप जो हमारी क्लास 12th की जो ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही थी उसको पीछे के लेक्चरों को कवर कर लिया होगा। और आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 30, जिसमें कि हम लोग लेकर के आए नया कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। कुछ बच्चों ने क्या, ज्यादातर बच्चों ने इसको क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये वहां का भी टॉपिक है। अब हम लोग इसको क्लास 12th में और डेप्थ में जाकर के पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि बिना कॉपी पेन लेकर के पढ़ना लगभग एक तरह का ये कहा जा सकता है कि नोट्स ना बनाना एक लेजी होने का प्रतीक है। तो अगर आप इसको वेल मेंटेन नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर के बैठे, एनर्जेटिक होकर के बैठे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका फिनोमेना समझेंगे पूरा। उसको समझने के पहले हम लोग समझेंगे कि दो मीडियम हैं। एक माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम और दूसरे माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेयरर मीडियम और इसे कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझा जाए। विरल माध्यम क्या है, ध्यान से समझना। विरल माध्यम का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट कम हो, मतलब दो माध्यम हो। और अगर कोई ऐसा माध्यम हो कि जिसमें, मतलब ऐसा माध्यम ठीक, जिसमें प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट कम हो, तो ऐसा माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। वहीं पर सघन माध्यम क्या होता है, ध्यान से समझो। सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट अधिक हो। प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट अधिक हो। सर इसको थोड़ा और ठीक से समझा दिए कि कम रुकावट, अधिक रुकावट, ये कौन सी रुकावटें हैं? यू इमेजिन दैट, इसको आप सपोज करिए जरा कि विरल माध्यम, मैंने बताया कि लाइट रे के रास्ते में, वे में, मार्ग में रुकावट कम हो तो विरल माध्यम, और अगर ज्यादा रुकावट हो तो सघन माध्यम। यू इमेजिन दैट, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, मान लो एयर से आ रही है, ठीक, तो एयर में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना भाई। एयर गैसों से मिलकर बनी है, गैसों के अणुओं से मिलकर बने हैं, गैसों के अणु उसके परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो कहीं ना कहीं जहां हम सरवाइव कर रहे हैं वहां एयर है। एयर के छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं। और जब प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो उन एयर के छोटे छोटे कण हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, नेकेड आई से हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्रकाश किरण उन कणों पर पड़ती है, टकराती, और टकराएगी तो कुछ ना कुछ रुकावट होगी। अच्छा, अब वही प्रकाश किरण आगे हमने एक कांच रखा है। क्या रखा है? कांच रखा है। हवा से आ रही है और कांच में जाके टकरा रही है। तो आप सपोज करिए कि कहां रुकावट ज्यादा होगी, हवा में रुकावट ज्यादा होगी कि कांच में रुकावट ज्यादा होगी? तो आपका आंसर होगा कि सर नहीं, कांच में रुकावट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कांच के जो कण हैं वो ज्यादा नजदीक है। कांच के कण जो हैं वो ज्यादा नजदीक है, इसलिए जो रुकावट होगी वो कांच में ज्यादा होगी। हवा में रुकावट कम होगी, क्योंकि हवा के जो कण है दूर है तो रुकावट कम डालते हैं। तो इस आधार पर जो हवा है वो हमारी विरल माध्यम हो गई, क्योंकि वो प्रकाश के मार्ग में रुकावट कम डालेगी। और सघन माध्यम,
हो गया कांच, क्योंकि वो प्रकाश के मार्ग में रुकावट ज्यादा डालेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए एक हमारा शुद्ध पानी और एक हमारा नाले वाला पानी। तो आप सपोज करिए जो प्रकाश ट्रेवल करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से कहाँ ट्रेवल करेगा? शुद्ध पानी, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। और नाले वाले पानी में तमाम गंदगी के कण भी मिले हुए होंगे, तो नाले वाले पानी में जो उसके मॉलिक्यूल से ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे, तो प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट भी ज्यादा लगेगी। और अगर रुकावट ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब है कि जहां रुकावट ज्यादा आएगी वो सघन माध्यम, और जहां रुकावट कम आएगी वो विरल माध्यम। इस बात को आप समझ लीजिए। तो विरल माध्यम क्या है? एक ऐसा माध्यम जहां पर प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट कम हो, और एक ऐसा माध्यम जहां पर प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट अधिक हो, तो वो सघन माध्यम होता है। तो आई होप कि आपने विरल माध्यम और सघन माध्यम को ठीक से समझ लिया होगा। अब हम लोग जो मेन फिनोमिना पढ़ने वाले हैं आज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, एक ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। ये जो पारदर्शी माध्यम है, इस माध्यम को हमने कह दिया विरल माध्यम। क्या कह दिया? विरल माध्यम। और इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या बताया गया है? n1 बताया गया है। इसी तरीके यहां पर एक दूसरा माध्यम है, इसको हमने कह दिया सघन माध्यम। क्या कह दिया? सघन माध्यम। और इसका अपवर्तनांक क्या बताया हमने? n2। सर ये अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, तो चलिए हम बगल में अपवर्तनांक का भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपवर्तनांक का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। क्या होता है जरा इसको समझेंगे। मैंने बताया कि जो प्रकाश होती है ना, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से गमन करता है। अरे भाई, जहां रुकावट ज्यादा होगी तो वहां चाल कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? सपोज करिए भाई एयर में चलेगी, तो एयर में रुकावट कम है, तो प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट कम है, तो मतलब तेज चलेगी। कांच में चलाओगे तो प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट ज्यादा है। अरे भाई, आप अपनी बाइक को हाईवे में चलाएंगे तो तेज चलेगी, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक कम होता है। जबकि सिटी के अंदर चलाएंगे तो ट्रैफिक ज्यादा होगा। जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो आपको धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो बस रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, विरल माध्यम और सघन माध्यम में इतना ही डिफरेंस है कि जहां पर प्रकाश किरण के मार्ग में ट्रैफिक ज्यादा आ जाए, रुकावट ज्यादा आ जाए, तो वो सघन। और अगर कहीं पर ट्रैफिक कम है, रुकावट कम है, तो वो विरल माध्यम। इस बात को समझ लिया। तो हर माध्यम में तुम्हारी जो प्रकाश की चाल होगी अलग अलग होगी। कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी, पानी में अलग होगी, ठीक ना, हवा में अलग होगी। तो इसी तरीके जो अपवर्तनांक बताया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए, अपवर्तनांक क्या हुआ बेटा? n। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा? c। और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या कहते हैं? v। तो जो अपवर्तनांक हुआ, कहीं ना कहीं निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। अच्छा, दूसरी तरीके से समझ लें, जो अपवर्तनांक है ना, एक ऐसा आंकिक मान जो किसी माध्यम में प्रकाश किरण के मार्ग में आने वाली रुकावट को बताता है। अरे सर, ये क्या बता दिया? सुनिएगा, मैंने कहा कि विरल माध्यम है। यहां पर जो विरल माध्यम होगा, यहां पर ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना, तो ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इस पर इस माध्यम ने कितनी रुकावट लगाई है, इसका आंकिक मान होता है अपवर्तनांक। क्योंकि अगर आप प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट की आंकिक मान को देखें तो वही अपवर्तनांक है। एयर है, एयर पे प्रकाश किरण लाओ, चाल अलग होगी, रुकावट अलग होगी। तो जो रुकावट का आंकिक मान है, ठीक ना, वो अपवर्तनांक है।
कांच में ले जाओ प्रकाश किरण, वहां रुकावट अलग है, वहां पर रुकावट अलग है। तो उस रुकावट का जो मान है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम अपवर्तनांक कहेंगे, मतलब रुकावट का आंकिक मान, रुकावट का आंकिक मान। अब देखिएगा प्रकाश किरण के अपवर्तनांक समझ लिया। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए ये आपकी आपतित किरण है, ठीक, तो यहाँ अपवर्तनांक n1 है, ये सघन माध्यम है, यहाँ पर आपका रुकावट दूसरा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग समझेंगे। देखें आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आती है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को डिस्कस करने वाले। अपवर्तनांक समझ लिया, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो विरल माध्यम हो या सघन माध्यम हो, इन माध्यमों में प्रकाश किरण के मार्ग में आने वाली रुकावट का आंकिक मान क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। मतलब रुकावट का जो आंकिक मान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब इस बात को समझो, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इस बात को समझिए। ये माध्यम क्या हुआ, विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1, मतलब इस माध्यम में जब प्रकाश किरण लाए तो जो प्रकाश किरण के मार्ग में रुकावट आएगी वो क्या है, n1 है। ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है, देखिएगा गौर से, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये आपतित किरण, ये माध्यम क्या है आपका, विरल माध्यम। ये देखिए ये आपतित किरण है, कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण। तो अपवर्तन की थ्योरी क्या कहती है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। समझ रहे बात हमारी, कहने का मतलब है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करा, मतलब ये विरल माध्यम है, यहाँ का अपवर्तनांक क्या है, n1, ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, यहाँ का अपवर्तनांक कौन है, n2। ये n1 n2 क्या है भाई, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, मतलब ये अपवर्तनांक है, ये रुकावट है इस माध्यम की और इस माध्यम की रुकावट की। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम है कि यदि कभी भी आप प्रकाश किरण लाओ, ठीक है, अगर माध्यम बदल दोगे तो वो प्रकाश किरण अपना रास्ता बदल देगी। देखिएगा मैं एक दूसरा भी बता रहा हूं, क्योंकि दो कंडीशन इस पे पढ़नी, एक बार प्रकाश किरण विरल से सघन में ले जाएंगे और एक बार प्रकाश किरण को सघन से विरल में ले जाएंगे, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों। देखिए ये विरल माध्यम है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, अपवर्तनांक n1, ये सघन माध्यम है, अपवर्तनांक n2, मैं बार बार एक बात चिल्ला रहा हूं बड़ी देर से, क्या कह रहा हूं कि n1 n2 ये अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, आंकिक मान, कहे का आंकिक मान, रुकावट का आंकिक मान, कहे का आंकिक मान, रुकावट का आंकिक मान, किसके रुकावट का, प्रकाश किरण के मार्ग में आने वाली रुकावट का जो आंकिक मान है। और भाई ये आंकिक मान हर माध्यम में अलग अलग होता है, हवा रुकावट अलग लगाएगी, कांच रुकावट अलग लगाएगी, क्यों, सब अलग अलग लगेंगे। सोच के देखो एक बार, इमेजिन करके देखो एक बार, बैठो फिर सोचो कि वास्तव में बात क्या है। तो जब भी कभी माध्यम बदले, देखिए एक बार प्रकाश किरण विरल से सघन में ले जाएंगे और एक बार प्रकाश किरण कहां ले जा रहे हैं, सघन से विरल में, तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा गौर से समझें। तो जब ये आपतित किरण है प्यारे बच्चों, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण है। आपतित किरण जो है आपकी, ये हमारा बिंदु कौन सा है, आपतन बिंदु, ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, ये हमारा आपतन बिंदु है, यहां पर खींचा गया अभिलंब है। अपवर्तन का नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण का माध्यम बदल दिया जाए, अगर कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचा दी जाए, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचा दी जाए, तो वो अपना रास्ता बदल देती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। जब हम कक्षा 10 से 11 में पहुंचते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा रास्ता बदल जाता है, हमारा भी मार्ग विचलित हो जाता है बच्चों का।
तो इसी तरह प्रकाश किरण अगर माध्यम बदल दिया जाए तो कहीं ना कहीं माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश भी अपना रास्ता बदल देती है। रास्ता कैसे बदलती है, ध्यान से सुने। अगर विरल से सघन में लाओगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में ले जाओगे तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। क्या नाम है, अपवर्तित किरण। और इस किरण का भी नाम है अपवर्तित किरण। देखिएगा, अगर ये अपने एक्चुअल रास्ते पर जाती तो ऐसे जाती, ये अपने एक्चुअल रास्ते पर जाती तो कुछ ऐसे जाती। तो क्या समझ में आया कि अगर प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वह अपना रास्ता बदल देती है। अगर विरल से सघन ले जाओगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल ले जाओगे तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण I है, आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण R है, अपवर्तन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण I है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना हुआ ये पूरा कोण क्या है, R। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। मैं इसको बिगाड़ने जा रहा हूं, डेफिनेशन नहीं लिखा है, डेफिनेशन आप समझ लीजिए। यदि कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो यार, विरल से सघन में पहुंचा, अभिलंब की ओर झुक गई, सघन से विरल पहुंचा, अभिलंब से दूर हट गई। क्या दिक्कत है, बहुत आसान सी बात है, परिभाषा स्वयं से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पहुंचती है, जब कोई एक प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पहुंचती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपना रास्ता बदल देती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब मैं एक फिगर बिगाड़े दे रहा हूं और उसके बाद आने वाले कंसेप्ट की बात करता हूं। बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और ये बिंदु है ना, ये आपतन बिंदु कहलाता है, पहले ही बता चुके हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है सतह के, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। देखिएगा, क्या है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों मतलब 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये तो दिख रहा है यार, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझना है इसको। देखिएगा, दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और इसको आज तक हम लोगों ने जिस प्रकार से पढ़ा है, आज से थोड़ा दूसरे ढंग से पढ़ेंगे। ये क्या है, देखो, ये अपवर्तनांक क्या है, N1, ठीक, गुणे क्या है, कोण I, तो इसकी ज्या ले लो। ज्या मतलब क्या, साइन I बराबर, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N2 गुणे, और इसका अपवर्तनांक क्या है, इसका कोण क्या है, R, तो ये इसकी ज्या ले लो, साइन R। तो इसको लिख सकते हो साइन I, और गुणे वाला कहाँ में लिया हो, बटे में, साइन R बराबर N2 बटे N1। क्या कहोगे, आपतन कोण, देखो आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, क्या कहोगे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। ये जो N2 बटे N1 है ना, एक कांस्टेंट हुआ करता है। क्या हुआ करता है, कांस्टेंट। तो इसको क्या कहोगे, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक
नियतांक होता है, नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, N2 बटे N1 ये क्या है, N1 क्या है, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, ये क्या है N1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ये क्या है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसको पढ़ेंगे, देखो नीचे लिखा है ना जो, इसको पढ़ेंगे विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ते हैं इसको, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। देखिएगा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, इसे स्नेल का नियम लगाने का यही तरीका सबसे बेहतर है कि अपवर्तनांक गुणे आपतन कोण, ये अपवर्तनांक गुणे अपवर्तन, और कौन सा आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए, आपके सामने लगा हुआ। ऐसे ही हम आगे स्नेल के नियम का यूज करेंगे। तो ये रहा आपके सामने प्रकाश का अपवर्तन, और इसका एक स्पेशल जो फॉर्म है, एक इसका स्पेशल पॉइंट है जिसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस के नाम से जानते हैं, उसको भी अभी ही हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो याद रखना इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए जे मतलब साइन, अपवर्तन कोण कीजिए जे मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसको अपने नोट कर लिया होगा। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं कि N2 बटे N1 क्या पढ़ते हैं कि भाई ये N1 किसका है, विरल, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अगर ऐसे पढ़ना पड़ जाए, मान लो कहीं लिखा हो Ng, G फॉर ग्लास, और यहां पर लिखा हो W फॉर वाटर, तो क्या लिखोगे, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ध्यान से समझना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसको आपको पढ़ना आ ही गया होगा। और अब हम लोग आगे एक स्पेशल केस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कवर करेंगे जिसका नाम है नॉर्मल इंसिडेंस। देखिए अभी तक हमने पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन में कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पहुंचती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही तो पढ़ रखा है कि अगर कोई प्रकाश किरण, देखिए ये माध्यम विरल है, इसका अपवर्तनांक N1 है, ये माध्यम सघन है, इसका अपवर्तनांक N2 है, और ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है। ये क्या हो जाएगा, रास्ता बदल दिया, इसने क्या कर दिया, रास्ता बदल दिया। लेकिन अब देखो अगर कोई किसी भी सरफेस पर, ये जैसे अभिलंब है, ठीक, और प्रकाश किरण इसी अभिलंब के ऊपर से लाई जाए, आपतित कराई जाए, प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर से ही आपतित कराई जाए, तो क्या होगा। अच्छा दिमाग लगाओ, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं I, और इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं R। प्रकाश किरण इसके ऊपर से आपतित कराने का मतलब क्या है कि ये वाली जो आपतित किरण है कहां से आ रही है, अभिलंब के ऊपर से आ रही है। मींस इस कंडीशन में I की वैल्यू कितने डिग्री है, 0 डिग्री। इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब अभिलंब के ऊपर से प्रकाश किरण ला रहे हैं। देखिए अगर अभिलंब, भाई आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, और तुमने इस किरण को इसी के ऊपर से लिया है, मतलब इनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, इनके बीच कोई कोण नहीं बनना, मतलब I की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई। तो यहां पर अगर I की वैल्यू 0 हो गई तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम यहां पर लगाइए, क्या है देखिए, N1 गुणे क्या है I नहीं साइन I बराबर ये क्या है बेटा, N2 गुणे क्या है R, तो साइन R। गौर करिए N1 गुणे साइन I भार 0 है ना। देखिए देखो क्यों 0 है, क्योंकि अभिलंब के ऊपर से लाए हो भाई। इस किरण देखो, इसको उठा के इसके ऊपर से लाने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर से ला, मतलब ये I 0 हो गया, बराबर
N2 गुणे साइन आर, साइन जीरो का मान N1 गुणे साइन जीरो का मान 0 बराबर N2 गुणे साइन आर। देखिए जीरो गुणा N2 में N1 में करा तो 0 आ जाएगा, गुणे गुणे वाला N2 काहे में ले आओ बटे में बराबर साइन आर, 0 में N2 को भाग करा दो कितना आ गया 0 बराबर साइन आर। अच्छा साइन में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, तो साइन 0 की होती बराबर साइन आर, साइन साइन मर गया, आर बराबर कितना आ गया 0। अगर आई 0 है तो आर भी क्या होगा 0 होगा, मतलब 0 का मतलब क्या है, ये किरण इसके ऊपर से है भाई, देखो इसके बीच कुछ कोण बन रहा है और 0 कब होगा जब इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब क्या है कि इसी के ऊपर से सीधे निकल जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया, रटना मना है, रटना मना है क्या, कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के ऊपर से लाओगे तो बिना विचलन के सीधे अभिलंब के ऊपर से ही वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। कैसे, आई 0 कर दिया तो आर भी कितना निकल आया 0, 0 मतलब देखो आई 0 मतलब अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण, तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा फिनोमिना कवर कर लिया। आई होप कि आप सभी को ये जो कंसेप्ट है जरूर पसंद आएगा। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए प्रयास किया गया है कि आप सभी इस टॉपिक से जरूर इसको टच करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।